हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका क्लास 12th केमिस्ट्री की इस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 और इस चैप्टर का मेन मोटिव है कि किस प्रकार से आप जो हम खनिज प्राप्त करते हैं और उसी के एक विशेष रूप को जिसको हम कहते थे अयस्क, जिसको इंग्लिश में ओर कहा जाता था, उसके द्वारा हम शुद्ध धातुओं को प्राप्त करेंगे। ये पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है इस प्रोसेस को समझने के लिए। और इसमें हमने देखा था सबसे पहले हम क्या करते थे, मिनरल्स लेते थे, फिर उन मिनरल्स में, मिनरल्स मतलब जिसे हम खनिज कहते थे, और उन खनिजों में फिर चयन करते थे अयस्कों का। अयस्क हमने वहां बताए थे कि खनिजों का हम कह सकते हैं वह खनिज जिनके द्वारा हमें शुद्ध धातुओं को प्राप्त करने में कॉमर्शियली कुछ बेनिफिट होता है, उन खनिजों को हम एक विशेष नाम दे देते हैं अयस्क। तो वहां डिटेल में इसकी चर्चा की गई है फर्स्ट वीडियो में। तो हमने अयस्क भी प्राप्त कर लिए। अब हमने देखा था उन अयस्कों से हमारा सेकंड स्टेप होता था कि पहला स्टेप तो ये होता था कि खनिज, और खनिज से हम क्या करें, अयस्क को प्राप्त करें या अयस्क का चयन करें। फिर सेकंड स्टेप होता था कि जो हमारे पास अयस्क आते थे उनको कंसंट्रेटेड फॉर्म में हम प्राप्त करें, यानी कि खनिज में जो अशुद्धियां थी उन अशुद्धियों को हम क्या करेंगे, निकाल करके सांद्रित अयस्कों को प्राप्त करते थे, कंसंट्रेटेड ओर्स प्राप्त करते थे। उसके लिए हमने 4 विधियां आपको बताई थी। फेन प्लावन विधि थी, वहां पर रीचिंग मेथड था। इसके अलावा हम कहते थे चुंबकीय पृथक्करण विधि थी, धावन विधि थी। तो ये 4 विधियां थी। तो वहां इन प्रोसेस के द्वारा हम सांद्रित अयस्क को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि अयस्क से जो मोटी मोटी अशुद्धियां होती है उनको दूर निकाल लेते हैं। अब हमें सांद्रित अयस्क मिल गया। अब इससे हमें प्राप्त करनी होती थी अशोधित धातु। अशोधित धातु का अर्थ था जिसमें धातु की शुद्धता का प्रतिशत 95 से 97% के लगभग हो, मतलब 100% जो प्योर ना हो, या 99.99% यदि शुद्ध नहीं है, तो हम कहते थे 95% या 97% तक यदि हमें धातु मिल रही है तो वह हमारी अशोधित धातु कहलाती थी। तो उसके लिए हमने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि किस प्रकार से हम क्या करते थे, सांद्रित अयस्कों के द्वारा हम क्या करते थे, इन सांद्रित अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित करते थे। और ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए वहां हम मेथड यूज करते थे निस्तापन विधि तथा भर्जन विधि। इसके अलावा वे हम कह सकते हैं सांद्रित अयस्क जो कि सल्फाइड के फॉर्म में होते थे, उनको भी पहले हम क्या करते थे, ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करते थे। क्योंकि धातु के सल्फाइडों से शुद्ध धातु को प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल काम है, अपेक्षाकृत धातुओं के ऑक्साइडों से शुद्ध धातु या अशुद्ध धातु को प्राप्त करना। तो यदि धातुएं या सांद्रित अयस्क सल्फाइड के फॉर्म में होते थे तो उन्हें भी हम क्या कर लेते थे, ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर लेते थे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम पिछली क्लासेस तक, अपने 4 वीडियोस तक पूरा समझ चुके हैं। अब हमारा जो अगला स्टेप आ रहा है एनसीईआरटी का, वह है 6.4 यानी कि धातु कर्मिकी के ऊष्मागतिकी सिद्धांत। पूरा चैप्टर एक सीक्वेंस में चल रहा है प्यारे बच्चों। तो एनसीईआरटी का ये पॉइंट कहता है कि यदि हमें किसी अयस्कों से शुद्ध धातु को प्राप्त करना है तो हम इस प्रोसेस को कैसे समझ सकते हैं, एक थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में इसको ज्यादा अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं। यानी कि ऊष्मागतिकी का यदि प्रयोग किया जाए तो हम किस प्रकार से धातु ऑक्साइडों से शुद्ध धातु या अशोधित धातुओं को परिवर्तित करते हैं, प्राप्त करते हैं, यह हम ऊष्मागतिकी के सिद्धांतों से आसानी से इसको समझ सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब आपके पास किसी धातु का ऑक्साइड होता है तो अब धातु ऑक्साइड से आपको अशोधित धातु प्राप्त करनी है, यानी कि उसमें से ऑक्सीजन को बाहर निकालना है और धातु आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। लेकिन यह प्रोसेस जितना बोलने में आसान है उतना ये करने में आसान नहीं होता। इसके लिए हम एक उपयुक्त अपचायक का उपयोग करते हैं, एक ऐसा हम कह सकते हैं पदार्थ जो कि क्या करे, इन ऑक्साइडों को आसानी से क्या कर दे, अपचयित कर दे। और अपचयन मैं पिछली बार आपको बता चुका हूं कि अपचयन का अर्थ होता है, ध्यान रखिए क्या कहा है हमने, अपचयन जो होता है इसका अर्थ है कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन की मात्रा को निकालना, ऑक्सीजन की संख्या को कम करना, ये अपचयन विधि कहलाती है। तो धातु के ऑक्साइड आपके पास है, मान लो FeO ही है, FeO ही है। अब इसमें से यदि आप चाहें कि ये ऑक्सीजन यहां से बाहर निकल जाए किसी तरीके से और आपको क्या मिल जाए, Fe मिल जाए और ऑक्सीजन बाहर निकल जाए, तो यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाता है। तो यदि FeO से ऑक्सीजन को बाहर निकालना है तो एक ऐसा पदार्थ यहां मिलाना पड़ेगा जो ऑक्सीजन को जल्दी से अपनी ओर आकर्षित कर ले, अपनी ओर खींच ले, वो FeO को क्या कर दे, फटाफट अपचयित कर दे। तो ऐसा अपचायक चाहिए होता है। अब अपचायकों का चयन कैसे किया जाए,
उन अपचायकों के चयन के लिए ही हम क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स, जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, उनका उपयोग करते हैं। तो अब इसमें हम समझते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल होता है वह कहता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी इंटू डेल्टा एस। अब कोई भी जो एक ऊष्मागतिकी निकाय होता है, ध्यान दीजिए ऊष्मागतिकी निकाय का क्या अर्थ है। हमने कहा ऊष्मागतिकी निकाय, ऊष्मागतिकी निकाय का अर्थ होता है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, एक पिस्टन लगा हुआ एक सिलेंडर ले लें इस तरीके से, ये पिस्टन लगा हुआ है और ये सिलेंडर यहां से क्या है, बंद है। अब इसके भीतर हमने क्या कर दिया, कोई एक गैस भर दी, ये कुछ भी हो सकता है, हम ये कह सकते हैं ऊष्मागतिकी निकाय में ये लेते हैं। और आप जानते हैं ऊष्मागतिकी निकाय में 3 चर लिए जाते हैं, एक हम लेते हैं दाब, एक लेते हैं आयतन और एक लेते हैं ताप। तो अब जब हम इन प्रोसेस को समझेंगे, जैसा कि यहां कहा गया है कि ऊष्मागतिकी के सिद्धांतों का उपयोग कर हम तत्वों के निष्कर्षण में निहित प्रक्रियाओं को आसानी से समझ सकते हैं। जो हम करना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, धातु ऑक्साइडों का अपचयन करना चाह रहे हैं। इस प्रक्रिया को हम समझने के लिए थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांतों का उपयोग करेंगे। आगे कह रहे हैं ऊष्मागतिकी के अनुसार एक प्रक्रम, क्या प्रक्रम, जो हमारे पास एक निकाय होता है, ये एक प्रक्रम में केवल उस समय तक ही स्वतः स्फूर्त होता है। देखिए ये स्वतः स्फूर्त का क्या अर्थ हुआ, स्वतः स्फूर्त का हो गया स्पॉन्टेनियस, यानी कि जब कोई अभिक्रिया स्वतः ही क्या करे, घटित हो जाए, तो उसे कहते हैं स्वतः स्फूर्त की होती है। कोई भी अभिक्रिया तब घटित होती है जबकि उस प्रक्रम में डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए, ऋणात्मक हो। इस बात पे ध्यान रखना है। अब आप कहोगे कि सर ये क्या चीज है, ये डेल्टा जी क्या है, ये इक्वेशन क्या है। तो प्यारे बच्चों थर्मोडायनेमिक्स यदि आप पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में पूरी ये चीजें डिटेल में बताई गई है। यहां जितना आपका काम चल जाए बस इतना मैं समझाने की कोशिश करूंगा। डेल्टा जी जिसको हम कहते हैं गिब्स एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी भी कहा जाता है, यहां पे लिख लेते हैं डेल्टा जी क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। डेल्टा एच इसे हम कहते हैं एंथैल्पी और डेल्टा एस इसे कहा जाता है एंट्रोपी। अब थोड़ा सा इसको एक स्टेप थोड़ा और आगे समझने की कोशिश करें तो क्या है, कोई भी हमारे पास निकाय है, सपोज उस निकाय की के अंदर जो ऊर्जा होती है डेल्टा एच क्या है, निकाय की कुल ऊर्जा, और निकाय की कुल ऊर्जा में उसकी आंतरिक ऊर्जा भी शामिल है। देखिए यदि ये हमारे पास एक निकाय है तो इस निकाय के अंदर 2 चीजें होंगी, एक तो इसका क्या होगा, आयतन क्या होगा V, और जो दाब है वो मान लेते हैं ऊपर से जो दाब लगा रहे हैं वो दाब कितना है P, तो आयतन हो गया V और दाब क्या हो गया P, और एक चीज और होगी जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर T। इसके कारण इन अणुओं में एक तो होगी इनकी आंतरिक ऊर्जा क्योंकि वो मूवमेंट कर रहे हैं, वो चल रहे हैं। दूसरा, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर से प्रेशर लगा रहे हो, ताप बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे इसके अंदर क्या हो रही है, एक ऊर्जा संचित होती जा रही है। तो आप यदि ये समझना चाहें कि एंथैल्पी क्या है, तो इस सिस्टम की जो एंथैल्पी होगी जिसको हम डेल्टा एच मतलब ऊर्जा में परिवर्तन क्यों होगा, क्योंकि आप इस पिस्टन को ऊपर नीचे करके क्या कर सकते हो, ऊर्जा को घटा बढ़ा सकते हो, ऊर्जा को परिवर्तित कर सकते हो। तो एक स्थिर दाब के लिए ध्यान रखिएगा, किसकी बात कर रहे हो, स्थिर दाब पर, स्थिर दाब यानी कि P पर किसी निकाय की जो एंथैल्पी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच, जैसे कि हमने वहां बताया डेल्टा एच बराबर होता है, एक तो आती है इसकी आंतरिक ऊर्जा, और आंतरिक ऊर्जा को हम लिखते हैं डेल्टा ई, प्लस दूसरा आता है हमारे पास P इंटू डेल्टा V। क्योंकि जब आप किसी निकाय के, यहां पर लिखा है दाब तो क्या है, नियत है, लेकिन यदि आप इसके ताप में परिवर्तन करेंगे तो यह पिस्टन, क्योंकि इस पिस्टन के ऊपर जो दाब होगा, दाब मतलब इसके ऊपर जितना वेट रखा होगा वो तो फिक्स है,
आपने उसे बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं? आपने इसके अंदर का ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाएगा तो ये क्या होगा? आयतन बढ़ेगा। यदि आयतन बढ़ेगा तो आयतन में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो ये पिस्टन ऊपर या नीचे खिसकेगा। तो हम कहते हैं जो एंथैल्पी होती है वह सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा डेल्टा ई इंटू पी इंटू डेल्टा वी के योग के बराबर होती है। तो एक टर्म आपको समझ में आ जानी चाहिए एंथैल्पी। डिटेल में आप चाहें तो थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ सकते हैं। सेकंड हमारे पास आती है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है? दूसरा समझिए एंट्रोपी। एंट्रोपी जिसे हम डेल्टा एस से निरूपित करते हैं और यह बराबर होती है डेल्टा क्यू और बटी किसके बराबर होती है? टी के बराबर। यह क्या होती है? एंट्रोपी। डेल्टा क्यू यदि इसका मात्रक लिखें तो इसका मात्रक हमारा आ जाएगा, यदि जूल में लिखें तो जूल पर केल्विन आ गया और इसका मात्रक होता है जूल पर मोल। इस तरीके से हम क्या करते हैं? इन चीजों को समझते हैं। अब हमने ये चीज तो समझी कि एंथैल्पी क्या हुई और एंट्रोपी क्या हुई। अब गिब्स एनर्जी क्या हुई इसको समझिए। अब इन तीन चीजों को हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। हमने कहा मेरे पास इस प्रकार से एक निकाय है, एक सिस्टम है। इस सिस्टम है तो सिस्टम के अंदर क्या होगी? कुछ ऊर्जा भी होगी। अब वह ऊर्जा दो भागों में बटी हुई है। एक भाग तो वह है जो ऊर्जा का वह हिस्सा जो कि हम कार्य के रूप में उसको परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसे कार्य के रूप में बदल सकते हैं। एक तो वो हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा ऊर्जा का वह है जिसका कि हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। उस ऊर्जा को हम जो कहते हैं वह हमारी होती है सिस्टम की एंट्रोपी। बात समझिएगा मेरी। तो ये डेल्टा जी क्या है? गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है? यह किसी निकाय की वह ऊर्जा है जिसको कि हम क्या करते हैं? कार्य के रूप में परिवर्तित कर पाते हैं। वो गिब्स फ्री एनर्जी है। और डेल्टा एच क्या है? उस निकाय की टोटल एनर्जी। और डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी। उस निकाय की, क्योंकि जब इसके टी से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इस इक्वेशन में टी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर आप देखिए यदि डेल्टा क्यू बराबर क्या होगा? टी की एस में गुणा हो जाएगी तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा एस इंटू टी के बराबर होगा। यानी कि यह भी क्या है? ऊर्जा है। यह भी क्या है? ऊर्जा है। और इन दोनों का गुणनफल भी क्या है? एक ऊर्जा है। तो यदि हम कहें मात्रकों के हिसाब से देखिए तो तीनों के सेम मात्रक होंगे, मिसमैच नहीं करेंगे। तो हम ही आपको बात बता रहे थे कि टोटल एनर्जी निकाय की क्या है? डेल्टा एच। वो दो हिस्सों में बट गई। एक है जिसको कि हम कार्य के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, उससे हम कार्य ले सकते हैं, तो उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी। और दूसरा हिस्सा जिसको हम कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते, है तो सही लेकिन हम उसे कार्य में बदल नहीं सकते, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? एंट्रोपी कहते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं। जब इसकी टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वह ऊर्जा बन जाएगी। काफी आसान है, पर फिर भी कुछ बच्चे इन चीजों में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आप खुद से एक चीज को समझिए। हमने कहा कि मान लो आपने क्या करा? भोजन किया। तो भोजन की आपके अंदर क्या आ गई होगी? ऊर्जा आ गई होगी ना। अब आप क्या करते हो? काम करना शुरू करते हो। तो आप कितना काम कर पाओगे? जितना आपको, जब तक आपके अंदर ऊर्जा होगी। पर ऊर्जा कितनी ऊर्जा रहेगी? आप देखिए, आपने खाना खाया, किसी ने आपको बहुत काम करना है, भोजन से आपको क्या मिल गई? ऊर्जा मिल गई। अब आप काम पे लग गए, धीरे धीरे आपकी एनर्जी का लॉस होता जा रहा है, लॉस होता जा रहा है, और बाद में एक ऐसी स्थिति आती है कि अब आप कहते हो मैं इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता हूं। तो क्या उस समय आपके भीतर कुल ऊर्जा क्या है? शून्य हो गई? हम कहेंगे नहीं, शून्य नहीं हुई, क्योंकि आप थक गए, आप लेट गए, आप हो सकता है बेहोश भी हो जाएं काम कर करके, लेकिन तो भी आपके अंदर कुल ऊर्जा शून्य नहीं होगी, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनको भी तो काम करने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए। तो वह ऊर्जा वो क्या करते हैं? कंजर्व करके रखते हैं, बचा के रखते हैं, और उस ऊर्जा को आप कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते। एक लिमिट ही आपके भोजन के द्वारा प्राप्त जितनी भी ऊर्जा होगी उसका केवल एक हिस्सा ही आप कार्य में बदल सकते हो, बाकी हिस्से को नहीं बदल सकते हो। और यह भी डिपेंड करता है कि मनुष्य की स्थिति क्या है। आप देखिए, जवान आदमी भोजन करता है और भोजन का ज्यादा हिस्सा कार्य में कन्वर्ट कर देता है। उसके अपने बॉडी के लिए, अपने अंगों के संचालन के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है, जिसको हम एंट्रोपी कह रहे हैं, वह क्या चाहिए? बहुत कम चाहिए। लेकिन वही बात अगर एक बूढ़े आदमी की बात करें तो बूढ़ा आदमी भोजन तो कर रहा है, इंटेक तो कर रहा है, लेकिन वो ज्यादा काम नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि उसकी जो गिब्स एनर्जी है वो कम है, जबकि उसकी एंट्रोपी क्या है? ज्यादा है। आप ऐसा कह सकते हैं।
तो ये केवल एक समझने का तरीका है। तो मुझे लगता है तीनों टर्म्स अब आपको समझ में आ गई होगी। गिब्स एनर्जी किसी निकाय की वह ऊर्जा जिसको कि हम कार्य के रूप में परिवर्तित कर पाए। डेल्टा एच एंथैल्पी यानी कि किसी भी निकाय की हम कह सकते हैं कुल ऊर्जा, जिसमें आंतरिक ऊर्जा भी शामिल है। टी इंटू डेल्टा एस, जहां डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी। जब इसके टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊर्जा का वह हिस्सा जिसको कि हम कार्य के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते, यह किसी निकाय की ऐसी ऊर्जा होती है जिसके द्वारा वो अपने को क्या करता है, मेंटेन करता है, वो अपने को व्यवस्थित करता है। यदि ये भी दे देगा तो हो सकता है निकाय ना बच पाए। तो मुझे लग रहा है अब इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इस थर्मोडायनेमिक्स के इन टर्म्स का हम और इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करने वाले हैं यहां पर। तो अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। अब आगे चलें। आगे देखिए, अब हमने अभी आपको पिछली स्लाइड में एक बात बताई कि यदि आपको कोई इक्वेशंस को हम कह सकते हैं स्वतःस्फूर्त हो, यानी कि स्पॉन्टेनियस हो, घटित होने वाली हो, तो उसके लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होना चाहिए। तो जैसे पीछे यहां लिखा हुआ है, आपने यदि ध्यान दिया हो, डेल्टा स्वतः स्फूर्त अभिक्रियाओं के लिए तो लिखेंगे स्वतः स्फूर्त अभिक्रियाओं के लिए, रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, सामान्य सी बात है, उन्हीं पे चर्चा कर रहे हैं। स्वतः स्फूर्त अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए, ऋणात्मक। जब ये ऋणात्मक होगा तो अभिक्रियाएं घटित हो जाएंगी, स्वतः ही घटित हो जाएंगी। तो यही बात ये यहां पर बता रहा है। अब डेल्टा जी को कैसे आप, डेल्टा जी का मान ऋणात्मक कैसे मिलेगा? अभी हमने एक इक्वेशन पढ़ी कि डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस के बराबर होता है। अब इसमें इस टर्म को समझिए कि यदि डेल्टा एस क्या हो, धनात्मक हो तथा टी का मान अधिक हो। यदि टी का मान क्या हो जाए, इस टी का मान अधिक हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी, यदि दोनों स्थिति होगी तब जो डेल्टा एच है इसका मान छोटा हो जाएगा टी इंटू डेल्टा एस से। और यदि ऐसी स्थिति होगी तो तब डेल्टा जी का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इस स्थिति में हमें डेल्टा जी माइनस में मिलेगा, गिब्स फ्री एनर्जी माइनस में मिलेगी। और किसी भी अभिक्रिया की यदि गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है तो वो स्वतः स्फूर्त अभिक्रियाएं होती हैं, वो घटित होती हैं, आसानी से घटित हो जाती है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो यही चीज इन्होंने यहां पर इस पहले पॉइंट में समझाई है। तो पहला क्या कर रहा है कि यदि डेल्टा एस धनात्मक है तो तापक्रम टी बढ़ाने पर टी डेल्टा एस इस प्रकार से बढ़ जाएगा कि डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में डेल्टा जी ऋणात्मक हो जाएगा। पहली बात हो। सेकंड बात क्या कह रहा है कि अब है दो अभिक्रियाओं के युग्मन की बात। देखिए, आपको लग रहा होगा कि सर इस चीज का क्या यूज होगा, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पूरी बात समझ में आएगी कि हम इतनी कहानी क्यों कह रहे हैं। अब देखिए अगला क्या कर रहा है, क्योंकि मेन मोटिव देखिए हमारा क्या है, हमारा उद्देश्य है हम धातु ऑक्साइडों का अपचयन करना चाह रहे हैं। जो हमारे पास ऑक्साइड है धातुओं के, जैसे मैंने FeO पिछली बार बताया अभी इसमें, तो उसका हमें अपचयन करना है, उसके लिए अपचायक ढूंढना है। तो अपचायक को ढूंढने के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स के नियमों को समझ रहे हैं और उसी के द्वारा हम उपयुक्त अपचायक ढूंढेंगे। वरना कहां तक ढूंढते रहोगे, पहले एक चीज डालोगे, फिर दूसरी डालोगे, फिर तीसरी डालोगे, कब तक करेंगे ऐसे। तो उपयुक्त अपचायक को ढूंढने के लिए ही हम इस प्रोसेस को समझ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के नियमों को। तो अगला क्या कहता है कि यदि दो अभिक्रियाओं के युग्मन के परिणाम स्वरूप, अब मान लेते हैं कि हम दो अभिक्रियाएं लेते हैं, मैंने कोई एक अभिक्रिया ली, सपोज यहां पर आपको एक एग्जांपल से समझा देते हैं इसको। मैंने कहा मान लेते हैं मैंने कोई एक अभिक्रिया ली, A प्लस B से बन गया C प्लस D, ये बन गया। और सेकेंड इक्वेशन में हम कह रहे हैं C प्लस E से हमारे पास बन गया F प्लस G, ये बन गया। अब पहली अभिक्रिया की जो गिब्स फ्री एनर्जी थी डेल्टा जी, वह मान लेते हैं, इसको मान लेते प्लस में है और मान लेते 50 जूल के बराबर है।
इतनी ले ली हमने। और दूसरी ये जो हमारे पास है सेकंड, हमारे पास क्या है, C प्लस ई बराबर F प्लस जी। इसमें यदि देखें कि इसकी जो गिब्स एनर्जी है वह मान लेते हैं -100 जूल है। तो हमने दो अभिक्रिया ली, A प्लस बी से C प्लस डी बन रहा है और C प्लस ई से F प्लस जी बन रहा है। अब हम कहते हैं इन दोनों अभिक्रियाओं को यदि जोड़ दिया जाए, तो दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, देखिए C यहां पर भी है, C यहां पर भी है, इस C से ये C कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, A प्लस बी प्लस ई से क्या बनेगा, बन जाएगा D प्लस F प्लस जी बन गया। अब जब आपने दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ा तो इनकी गिब्स एनर्जी को भी जोड़ दीजिए। तो गिब्स एनर्जी को जोड़ा तो क्या आ जाएगा, डेल्टा जी। ये है प्लस के 50 और माइनस के 100, तो अंतर कितना आएगा, माइनस का 50 जूल, ये अंतर आ गया। इसका अर्थ है कि इस अभिक्रिया की जो गिब्स एनर्जी है वह क्या है, नेगेटिव में है, इसलिए यह अभिक्रिया स्वतः स्फूर्त अभिक्रिया होगी। ये वाली स्वतः स्फूर्त नहीं है क्योंकि ये क्या है, हमारी डेल्टा जी हमारी पॉजिटिव है, गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव में है। इस वाली अभिक्रिया ये घटित होगी क्योंकि यह अभिक्रिया क्या है, माइनस में गिब्स एनर्जी। लेकिन इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो हमारे पास जो परिणामी इक्वेशन आएगी, परिणामी रासायनिक अभिक्रिया जो होगी वह स्वतः स्फूर्त होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि उसका जो मान है गिब्स फ्री एनर्जी का वो नेगेटिव में है और यही हमें चाहिए। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब जब हम अपचयन की क्रिया करेंगे तो वहां पर इन चीजों का देखो फर्क पड़ने वाला है, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, 1 2 3 4। आगे चलें। अब हमने जो बात आपको समझाई उसी चीज को एक एग्जांपल से समझ रहे हैं। यह हमारा क्या है, एक एग्जांपल है, एग्जांपल है। हमने कहा पहले एक इक्वेशन लेते हैं आयरन ऑक्साइड की, और इसका एक प्रकार से हम कह सकते हैं इसको हीट अप करा तो अपचयन हो गया, आयरन तथा ऑक्सीजन हमें मिल गई। इसकी गिब्स एनर्जी क्या है, पॉजिटिव में है, यानी कि प्लस 40 किलो जूल पर मोल है, यह गिब्स एनर्जी है। सेकंड हमने कहा यहां पर हम देखें तो दूसरी इक्वेशन हमारी है, कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है, यानी कि इसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो -100 किलो जूल पर मोल है। अब बात आती है कि इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो इनका हम क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। इसको जोड़ दिया हमने, प्लस कर दिया तो क्या होगा, FeO आ गया, C का C आ गया, ये 1/2O2, इस 1/O2 से क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, ये कट गया तो दाहिनी तरफ क्या आ जाएगा, Fe ये आ गया, साथ में CO ये आ गया। अब जब आपने इस इक्वेशन को जोड़ा तो यहां पर इनकी गिब्स फ्री एनर्जी को भी क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो +40 -100 से क्या बन गया, -60 किलो जूल पर मोल बन गया। और हम कह सकते हैं कि यही हमारे पास क्या है, गिब्स एनर्जी है। क्योंकि ये नेगेटिव आ रही है, माइनस में आ रही है, तो यह जो अभिक्रिया होगी यह स्वतः स्फूर्त होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, यह घटित होगी। तो यहां पर हमने क्या कर लिया, कार्बन की हेल्प से जो हमारे पास आयरन ऑक्साइड था इसका क्या कर लिया, अपचयन कर लिया। तो यहां कार्बन क्या है, एक उपयुक्त अपचायक है। कार्बन क्या है, उपयुक्त अपचायक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस अपचायक को कैसे ढूंढा जाए किसी भी ऑक्साइड के अपचयन के लिए, उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये प्रोसेस फॉलो कर। तो मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया होगा। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3 4। नेक्स्ट देखें। अब अपचायक को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, एक मेथड यूज करते हैं जिसे दिया गया था जेटी एलिंघम के द्वारा। जेटी एलिंघम ने धातु के ऑक्साइडों के लिए, हालांकि उसने, हम तो क्या चाहते हैं, धातु के ऑक्साइडों का अपचयन कराना चाहते हैं जिससे शुद्ध धातु मिल जाए। लेकिन एलिंघम ने अपना जो डायग्राम प्रस्तुत किया था वह डायग्राम क्या था, वो धातु को धातु के ऑक्साइडों में बदलता था, धातु को उनके ऑक्साइडों में बदलता था। तो हम जो करना चाह रहे हैं उसका विपरीत उसने करा, और उसके लिए क्या करा, उसने एक डायग्राम बनाया और उस डायग्राम को हम नाम देते हैं एलिंघम चित्र। तो पहली बात तो ये कि आखिर एलिंघम चित्र का क्या उपयोग है। तो एलिंघम चित्र का उपयोग ये है कि हम धातु ऑक्साइडों के अपचयन के लिए
उपयुक्त अपचायक को प्राप्त करने के लिए अलिंगम चित्र का उपयोग करते हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रही होगी बात, हालांकि यहां पर लिखा है इस चित्र का उपयोग कर हम किसी धातु ऑक्साइड के अपचयन के लिए उपयुक्त अपचायक का चयन कर सकते हैं। तो यही बात आपको पहले समझनी कि क्यों कर रहे हैं इसका इस्तेमाल, क्योंकि हम धातु ऑक्साइड का अपचयन कराना चाह रहे हैं और अपचयन कराने के लिए उपयुक्त अपचायक होना चाहिए। तो किसी एक पर्टिकुलर धातु ऑक्साइड के लिए कौन सा अपचायक यूज करेंगे, वही हम क्या करते हैं, अलिंगम चित्र से उसका चयन करते हैं। उसके लिए अलिंगम चित्र हमारी हेल्प करता है। किसने दिया था ये, जेटी अलिंगम ने दिया था। और क्या होता है ये चित्र, ये चित्र क्या है, एक ग्राफ है जिस ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं दो अक्षों के बीच में। यहां हमारी अक्ष कौन सी होगी, एक्स अक्ष, और ये वाली अक्ष क्या होगी, वाई अक्ष। अब ध्यान दीजिए, बहुत बार पूछ लिया जाता है अलिंगम चित्र में किन चरों का उपयोग होता है बनाने में। तो अलिंगम चित्र में ये जो हमारी एक्स अक्ष है इसमें रखा जाता है टी यानी कि टेम्परेचर को, यानी कि इसमें रखा जाता है ताप को। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ताप बढ़ेगा। और इस हिस्से पर रखा जाता है गिब्स एनर्जी, रखी जाती है डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, किसकी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की जो गिब्स फ्री एनर्जी है जो कि जूल पर मोल में होगी, उसको क्या रखा जाता है, वाई अक्ष पर रखा जाता है। ये होती है जूल पर मोल में, ये वाई अक्ष पे रखा जाता है। तो अलिंगम चित्र जो है या डायग्राम है या मैप है, वो जो किसके बीच खींचा जाता है, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना, अलिंगम चित्र डेल्टा जी तथा टी के मध्य संबंध का एक ग्राफी निरूपण है। इन दोनों के बीच एक रिलेशन को बताता है। तो कैसा होता है अलिंगम चित्र, अब इसे देखते हैं। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी। बच्चे अलिंगम चित्र में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं प्यारे बच्चों, आपको आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बस मेरी एक एक बात पे आपको ध्यान देना है। पहली बात मैंने कही अलिंगम चित्र को क्यों उपयोग में लाते हैं। तो अलिंगम चित्र का उपयोग हम करते हैं किसी धातु ऑक्साइड के अपचयन के लिए। जो हम अपचायक का चयन करेंगे उसका चयन अलिंगम चित्र के द्वारा ही करते हैं, ये इसका उपयोग है। अलिंगम चित्र क्या होता है, अलिंगम चित्र हम कहते हैं एक ग्राफ होता है जो कि गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी तथा टी यानी कि ताप, इन दोनों के बीच खींचा जाता है। जबकि डेल्टा जी किसकी होती है, ऑक्सीजन की गिब्स फ्री एनर्जी होती है, यानी कि गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है। किसकी, ऑक्सीजन की। ध्यान रखिएगा ये ऑक्सीजन की होती है। इन दोनों के बीच में हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ प्लॉट कर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। अब आगे चलें। अलिंगम चित्र हमारे पास यह आपके सामने आ गया है अलिंगम चित्र। मुझे लग रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है कंट्रास्ट थोड़ी ज्यादा हो। तो ये बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी की बुक का अलिंगम चित्र है। आप चाहें तो एनसीईआरटी की बुक अपने सामने रख सकते हैं। तो कहां का चित्र है ये, एनसीईआरटी बुक का। एनसीईआरटी बुक का चित्र है ये, ध्यान रखिएगा। क्या क्या किस किस के बीच में है, पहले ध्यान दीजिए। पहला तो है ये, देखिए यह है हमारा तापमान के बीच में ये चीज आ गई। देखिए क्या है, तापमान। और तापमान को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी से। तो एक्स अक्ष पे हमने क्या रखा है, तापमान रखा है। ध्यान देने की बात है, यहां तापमान दोनों के दोनों दो स्केल्स में दिया हुआ है, पहला सेंटीग्रेड में और दूसरा केल्विन में। तो ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष पे तापमान दिया गया। वाई अक्ष पर क्या है, वाई अक्ष पर है O2 की गिब्स फ्री एनर्जी है जो कि किलो जूल पर मोल में दी गई है। मात्रक जूल पर मोल होता है लेकिन उसका बड़ा मात्रक यूज कर रहे हैं, किलो जूल पर मोल। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहां आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो अक्ष है वाई अक्ष, इसका जो टॉप बिंदु इन्होंने लिया है यहां पर लिया है, ये हमारा है 0, ये 0 पॉइंट है। तो जो भी वैल्यूज हैं वो सारी के सारी नेगेटिव में है, यानी कि -1200 जो मान है गिब्स फ्री एनर्जी का ऑक्सीजन की, जो कि किलो जूल पर मोल में है, उसका सबसे न्यूनतम मान इस ग्राफ पर -1200 दिया गया है। और फिर मान थोड़ा सा बढ़ता है तो वो -1100, फिर 1000, फिर 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 और फिर क्या हो गया 0। यानी कि 100 का गैप है, 100 किलो जूल का गैप है ऊपर की ओर बढ़ते समय। तो जब ऊपर की ओर जाते हैं तो मान बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चे समझ रहे होंगे कि सर ये तो घट रहा है, लेकिन घट नहीं रहा है प्यारे बच्चों, क्योंकि आगे माइनस का निशान लगा है। ये माइनस के जो 1200 हैं, यह माइनस के 400 से क्या होता है, छोटा होता है।
-1200, ध्यान रखना, -1200 छोटा होता है -400 से, क्योंकि नेगेटिव में है। यदि इनको पॉजिटिव कर देता, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये निशान उल्टा हो जाता, तब 1200 400 से बड़ा हो जाता। इस बात को समझेंगे। तो हमने इन दोनों के बीच में क्या करना है, ग्राफ खींचना है। अब ग्राफ क्या चीज है? हमने कहा हमारा उद्देश्य था कि हम धातु ऑक्साइडों से ऑक्साइडों को प्राप्त करना चाहते थे, और इसके लिए हमें अपचायक चाहिए, क्योंकि धातु ऑक्साइडों को क्या होना है, अपचयन होना है। लेकिन जो अलिंघम का जो डायग्राम है, इसमें हर रेखा में जो रिएक्शन उन्होंने लिखी हुई है, वह धातु का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे पहले नीचे देखेंगे तो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन रहा है। वैसे यहां पर एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन रहा है। वैसे यहां जिंक की ऑक्सीजन से क्रिया करके जिंक का ऑक्साइड बन रहा है। वैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। वैसे ही हम कहें ये कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, और ऐसी अन्य है। तो अब इनमें यदि आप ध्यान दीजिए, तो केवल यदि इस रिएक्शन को मैं छोड़ दूं, इस वाले रिएक्शन को छोड़ दीजिए, तो जितनी भी यह अभिक्रियाएं हैं, जितनी भी ये रिएक्शंस हैं, सारी के सारे सब में ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है और एक सीधी रेखा में जा रहा है। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये अलिंघम चित्र को समझने के लिए बहुत जरूरी बात है। हमने कहा केवल कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया करके जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, यदि इस ग्राफ को छोड़ दूं, क्योंकि केवल यही ग्राफ है जो नीचे की तरफ जा रहा है, डाउन में जा रहा है, अदरवाइज बाकी जितने भी ग्राफ हैं वो ऊपर की दिशा में है। ये देखिए, ये ऐसे ऊपर जा रहा है, ये भी ऐसे ऊपर जा रहा है, ये वाला भी ऊपर जा रहा है, यह भी ऊपर, यह भी ऊपर, बाकी सारे ऊपर जा रहे हैं। तो मैंने कहा इसको छोड़ दीजिए। तो अब हम देखें तो यह जो ग्राफ है, यह क्या है, धनात्मक रूप से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इसका जो वक्र है धनात्मक रूप से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं सारे के सारे। पहली बात। दूसरी बात, आप देख रहे होंगे कि कुछ ग्राफ तो ऐसे हैं जो सीधे जा रहे हैं। जैसे ये वाला ग्राफ देखिए, जो -300 पे कॉपर की ऑक्सीजन से क्रिया करके जो कॉपर का ऑक्साइड बन रहा है, इस वाले यदि ग्राफ को देखेंगे, इसको मैं इस तरीके से बना रहा हूं, ये वाला ग्राफ, ये देखिए, ये सीधे जा रहा है, इस तरीके से सीधे जा रहा है। ये मुड़ नहीं रहा, न नीचे न ऊपर, कहीं से बैंड नहीं हो रहा है। जबकि इन ग्राफों को यदि आप देखेंगे, इस वाले ग्राफ पे ध्यान दीजिए, यह वाला जो ग्राफ है, यहां से गया ये यहां तक, और इस वाले बिंदु पर ये बैंड हो गया, इस बिंदु पर ये बैंड होकर के यहां से ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। तो क्या कारण है कि इन ग्राफों में ऐसे बैंड आते हैं? जैसे यहां पर आ रहा है, ऐसे देखिए यहां पर भी आ रहा है ये बैंड, इस बिंदु पर भी ये बैंड आ रहा है। ये सीधे चल रहा था, लेकिन यहां से थोड़ा सा ऊपर चले गया और अधिक पॉजिटिव हो गया, यहां से ग्राफ थोड़ा और ऊपर की ओर मुड़ गया। तो ये ऐसा क्यों होता है, इस बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमने जो चीजें समझी, वह यह समझी कि ऊष्मा गति के सिद्धांतों का हम कैसे उपयोग करेंगे, किसमें, धातुओं के निष्कर्षण की प्रक्रियाओं में। कैसे हम ऑक्साइडों का अपचयन करने के लिए अपचायक को कैसे उसका चयन किया जाए, इसके लिए हम अलिंघम चित्र का उपयोग करते हैं। और अलिंघम चित्र क्या है, बेसिक बातें बता दी कि यह गिब्स फ्री एनर्जी जो कि ऑक्सीजन की किलो जूल पर मोल में रहती है, उसमें और तापमान T के बीच में क्या रखा गया है, ग्राफ रखा गया है। तो यह तो मेरे को लगता है आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, आप चाहें फिर भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। तो एक बार दोबारा से हम देख लें हमने क्या क्या चीजें आज बताई। तो देखिए, यह हमने आपको बात बताई कि अपचयन के लिए हम उपयुक्त अपचायक के लिए ऊष्मागतिकी के सिद्धांतों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जहां पर हमने बताया डेल्टा H डेल्टा E प्लस इसके बराबर होता है। एंट्रोपी का हमने यहां पर यह बात समझा थी। अगला देखें, दूसरी हमने इंपॉर्टेंट बात आपको क्या बताई कि यह जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी होगी, कोई भी क्रिया यदि स्वतःस्फूर्त हो तो उसके लिए डेल्टा G का मान क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। यह आगे, और ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ये वाली अभिक्रिया हमने इसको एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाई थी कि किस प्रकार से ये किलो जूल पर मोल में है। तो इन वाली को भी आप जूल पर मोल में लिख सकते हो, जूल पर मोल, जूल पर मोल ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ये तो हमने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाई थी, जूल पर मोल, ये इसके रूप में लिख सकते हो। आगे
ये हमने अभी क्रिया आपको बता चुके हैं। अगला, अलिंगम चित्र क्या होता है, किन किन के बीच में रखा जाता है, उद्देश्य क्या है उसका, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये कई बार पूछ लिया जाता है, किसके लिए करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अगला, हमने अलिंगम चित्र बताया, तो मुझे लगता है आज की क्लास आसान थी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अलिंगम चित्र में एक एग्जांपल लेकर के कैसे उससे हम उपयुक्त ऑक्साइड का चयन करते हैं, अपचयक का चयन करते हैं धातु के ऑक्साइड का ऑक्सीकरण करने के लिए, इस पर चर्चा करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। और वह क्लास अलिंगम चित्र का हम कह सकते हैं फाइनल वीडियो होगा, और इन दोनों को मिलाकर के आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा आखिर अलिंगम चित्र क्या होता है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। प्यारे बच्चों, सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे, मेरे द्वारा भी वीडियो बनाने की जो स्पीड होगी वो उतनी ही तेज होगी। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।